दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। जहां उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तो मूसलाधार बारिश हुई। जहां बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। जहां मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश के साथ ही आंधी चलने की आशंका जताई है। तेज बारिश के साथ चल रही आंधी के कारण कई जिलों के किसानों को आम, लीची और केले की फसल को नुकसान होने का डर सता रहा है। जहां बुधवार को सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर और खगड़िया में बारिश हुई है। जी बिहार में चक्रवात बनने की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी का नतीजा है कि कभी गर्मी तो कभी मौसम सुहाना बना हुआ रहा। दोस्तों पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है। जहां पप्पू यादव ने मंगलवार की देर रात पटना से मधेपुरा जेल भेजे जाने के बाद सुपौल के वीरपुर जेल में शिफ्ट किए गए हैं, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जहां पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले ही बीमारी के बाद ऑपरेशन करवाकर स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने जेल जाने से पहले कोर्ट के पास अपनी बीमारी का हवाला दिया था। पप्पू यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी और लिखा है कि वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूं। जहां पानी है और ना ही वॉशरूम है। मेरे पांव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता, कॉमेड भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही उनका अपराध है, तो वह उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। यह मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह पटना से हुई गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के भारी विरोध के बीच उन्हें मधेपुरा ले जाया गया। रात के लगभग 11 बजे 30 से अधिक गाड़ियों के काफिलों के साथ पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट लाया गया है। दोस्तों देश के कई अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी कोरोना को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। जी हां, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव और मरीजों को हो रही समस्याओं के बीच बिहार में लगभग 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जी हां, ऐसे में मरीजों की जान पर बन आई है। जी हां, बिहार के लगभग 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज से हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने बीते दिनों काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया था। जी हां, और आज से सभी संविदा कर्मियों होम आइसोलेशन में चले गए हैं। यह संविदा कर्मियों अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में संविदा कर्मियों की मांग है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित करके मानदेय में इजाफा किया जाए, पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किया जाए। दोस्तों बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर सैकड़ों लाशों के मिलने का मामला अब पटना हाईकोर्ट की नजर में आ चुका है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के मामले पर राज्य सरकार को कल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। जी हां, पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। जी हां, इस कड़ी में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले में शादी के बाद कोरोना का बम फूटा है। जी एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। जी हां, शादी के बाद 15 दिन में परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। यहां तक कि कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा। जी हां, सरकार की अपील के बाद भी लोग शादी समारोह आयोजन करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसका खामियाजा दरभंगा के एक परिवार को उठाना पड़ा है। जिस शादी समारोह में 15 दिनों के भीतर एक परिवार में ऐसा कोरोना बम फूटा कि अब तक 4 लोगों की जान चली गई। जी हां, अभी भी परिवार के लोग इस महामारी की चपेट में हैं और संक्रमित हैं। दरभंगा शहर के चौधरी परिवार को शादी में भीड़ इकट्ठा करना और रस्म रिवाज के नाम पर रिश्तेदारों को बुलाना भारी पड़ रहा है। शादी समारोह तो हंसी खुशी संपन्न हो गया, लेकिन इसी शादी में भीड़ के कारण महज 15 दिन के अंदर 4 लोगों की जान चली गई है। यह हालात यह है कि परिवार में अब मृतक के शव को कंधा देने वाला तक नहीं बचा। यह 4 लोग तक नहीं मिला है। यही वजह है कि एक बूढ़े सदस्य के साथ उनके परिवार के शव का कबीर सेवा संस्थान के लोग ने मिलकर अंतिम संस्कार किया है।
दोस्तों, जहां एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण महामारी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। इस संकट की घड़ी के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक हफ्ते में बढ़ोतरी के साथ ही बुधवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। दोस्तों, लीची के शौकीन लोगों के लिए यह साल भी निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के कारण लीची का बाजार तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। जी हां, दरअसल देश के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश बिहार में लॉकडाउन 15 मई तक लगा हुआ है। इसीलिए लीची के किसान इस बात से घबरा रहे हैं कि इस बार भी उनकी फसल कैसे बाजार तक पहुंचेगी। जी हां, ऐसे में उन्हें बड़े नुकसान का डर सता रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में हर साल लीची का तकरीबन 400 करोड़ का व्यापार होता है। बिहार जिले के समस्तीपुर के रोसड़ा गांव में रहने वाले किसान कन्हैया चौधरी बताते हैं कि इस बार लीची की फसल अच्छी नहीं है। पिछले बार की तरह बाहर के व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं। जी हां, ऐसे में इस साल कैसे फसल बिकेगी और कैसे घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम होगा। जी हां, लीची किसान संघ के नेता बच्चा सिंह ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि हम लोग ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन 15 मई तक समाप्त हो जाए। जी हां, वरना हमें अपनी फसल की कीमत नहीं मिल पाएगी। जी, लीची का उत्पादन पूरे देश की तकरीबन 70 से 75% बिहार के अलग अलग जिलों में होता है, लेकिन पिछले साल से लगातार 3 महीने तक बारिश होने के कारण सही से ना तो मंजर लगी और ना ही फल लग पाए। इस बार प्राकृतिक आपदा के बीच में सबसे बड़ी आपदा तो कोरोना आ गया। ऐसे में बड़े शहरों के लोग लीची का मजा इस बार नहीं चख पाएंगे। दोस्तों, बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों समेत पुस्तकालय अध्यक्षकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, प्रदेश के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षकों का तबादला जून में होगा। जी हां, दरअसल शिक्षा विभाग ने तबादला रणनीति तैयार कर ली है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला का प्रारूप शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। जी हां, तबादले के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा विभाग ऑनलाइन आवेदन लेगा। जी हां, ट्रांसफर से पहले शिक्षकों के आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों को रिक्ति के आधार पर अंडर म्यूचुअल अंतर जिला तबादला हो सकेगा। यानी कि जिस जिले से दूसरे जिले में शिक्षक जा रहे हैं, उसके बदले उस जिले में शिक्षक आना चाहिए। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले के 2 विधायक कोरोना महामारी में न सिर्फ लोगों की सहायता के लिए एक्टिव नजर आते हैं, बल्कि व्यवस्था के लिए सरकार पर निर्भर रहने की जगह खुद लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। जी हां, आरजेडी के नवादा से विधायक वीबा देवी और गोविंदपुर से विधायक मोहम्मद कामरान जिला प्रशासन को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपने वाले हैं। जी हां, सिलेंडर की खेप दुबई से मंगवाई गई है और मंगलवार को यह खेप दिल्ली पहुंच गई है। जी हां, देर शाम तक सिलेंडर के ट्रक नवादा के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, देश के अन्य हिस्सों की तरह ही नवादा में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही थी। जी ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की जान पर गहरा संकट बना हुआ है। जी जिला स्वास्थ्य महकमा के पास कोरोना से लड़ाई के लिए 171 सिलेंडर उपलब्ध है। जी दोनों विधायकों द्वारा मंगाई गई सिलेंडर से इस कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। यह 10-10 लीटर का 200 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के लिए बहुत काम आएगा। जहां बिहार के दूसरे विधायक लोगों की मदद के लिए सरकार पर निर्भर है या फिर उनकी आलोचना करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वहीं नवादा जिले के दोनों विधायक इससे अलग सिर्फ सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं है। जी विधायक के प्रतिनिधियों ने बताया कि अचानक हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के कारण बिहार में सिलेंडर नहीं मिल पा रही थी। जी देश की राजधानी समेत कई जगहों पर सिलेंडर मंगवाने का प्रयास किया गया मगर सिलेंडर नहीं मिली, जिसके बाद विधायक मोहम्मद कामरान ने उसे दुबई से मंगवाया और फिर मंगलवार को यह प्लेन दिल्ली पहुंच गई। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार का प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल परसों पेश में पड़ गई है। जी हां, आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव या फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर मुंह नहीं खोला है। अलबत्ता पार्टी के कई नेता इसे नौटंकी बता रहे हैं। जी हां, आरजेडी के कई नेताओं ने तो यहां तक कह डाला है कि राज्य सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। जी हां, दरअसल राजद को डर है कि गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव कहीं
हीरो ना बन जाए। यह युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब सहित कई नेताओं ने इशारों में इसे नौटंकी तक करार दे दिया है। जी हां, दिन भर में 5-5 बार ट्वीट करने वाले लालू परिवार के कई सदस्यों ने इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला। जी हां, सामान्य तौर पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के ट्विटर अकाउंट के अलावा राजद के अकाउंट से भी बिहार की हर प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों पर टिप्पणी जरूर की जाती है। और तो और चर्चा यह भी है कि आरजेडी की ओर से पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया एक ट्वीट बाद में हटा लिया गया था। जी हां, यही सवाल जब पत्रकारों ने पप्पू यादव से पूछा तो उन्होंने अपने तरीके से तेजस्वी यादव को चुनौती भी दे डाली। जी हां, उन्होंने कहा कि तेजस्वी अस्पताल में मरीजों के बीच जाएं और उनकी सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद के लिए बाहर निकलें, उनके लिए दवाइयां और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। दोस्तों, बिहार में अब आम आदमी भी किसी भी जड़ सड़क की शिकायत पथ निर्माण विभाग से कर सकेगा। जी हां, उसकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। पथ निर्माण विभाग ने इसको लेकर बिहार पथ संधारण मोबाइल ऐप को विकसित किया है। जी हां, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को लॉन्च किया है। पथ निर्माण विभाग ने जो ऐप लॉन्च किया है उसकी खासियत यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बिहार पथ संधारण मोबाइल ऐप पर सड़क से जुड़ी शिकायत या फिर सुझाव को डालेगा, वैसे ही वह पथ निर्माण विभाग के नियंत्रण कक्ष के पास पहुंच जाएगा। सूचना देने वाले नंबर पर एसएमएस पर यह एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। राज्य सरकारें चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन में विस्तार कर रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें। इस बीच भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी महामारी को देखते हुए अपील जारी की है। यह बोर्ड ने कहा है कि जिंदगी और सेहत की सुरक्षा करना इस्लामी अमल है। संक्रामक बीमारी के फैलाव को देखते हुए हिफाजती उपाय का पालन करना भी जरूरी है। यह मोहम्मद साहब के हवाले से बोर्ड ने बताया कि जहां कहीं भी संक्रामक बीमारी फूट पड़े वहां के लोग दूसरे जगह पर ना जाएं और दूसरी जगहों के लोग वहां जाने से परहेज करें। इस सिलसिले में सभी मुस्लिमों से चंद हिदायतों के पालन करने की अपील की गई है। जी हां, ईद के मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से खास अपील की गई है कि ईद के अवसर से दुकानों पर भीड़ ना लगाएं, बल्कि सादगी के साथ त्योहार मनाने की कोशिश करें। ईद की नमाज में भी भीड़ भाड़ से सावधानी बरती जाए और कोशिश करें कि कम लोगों की जमात बने। ईद की नमाज में 2 कतारों के बीच एक कतार का और 2 नमाजियों के बीच 1 मीटर की दूरी रखें। कोरोना के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों में एक मास्क लगाना भी शामिल है, इसीलिए उसका पालन करें। त्योहार की बधाई देने के लिए गले मिलना, हाथ मिलाने से परहेज किया जाए, बल्कि जबान से दी जाए। राज्य सरकारों की तरफ से जारी कोरोना प्रोटोकॉल और फिर गाइडलाइंस की पाबंदी जरूर करें। दोस्तों, क्या आप कम पैसे लगाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं? तो आज हम आपको एक ऐसा खास बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहे हैं जिसे शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें सरकार द्वारा 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। आपको बता दूं कि आजकल मोती की खेती पर लोगों का फोकस तेजी से बढ़ा है। इसकी खेती करके कई लोग लखपति बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस कारोबार को कैसे शुरू किया जा सकता है। तो मोती की खेती के लिए एक तालाब, सीप यानी कि जिससे मोती तैयार होता है, और ट्रेनिंग, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। तालाब चाहे तो आप खुद के खर्चे पर खुदवा सकते हैं या फिर सरकार 50% तक सब्सिडी देती है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। सीप भारत के कई राज्यों में मिलते हैं। हालांकि दक्षिण भारत और बिहार के दरभंगा के सीप की क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भी देश में कई संस्थान हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मुंबई से मोती की खेती की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आप इस कारोबार को करके हर महीने कम से कम 40 से 50 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला ईद उल फित्र का महान त्योहार आने को है, यानी कि कल ही है। ईद उल फित्र को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने अंत और 1442 हिजरी के 10वें महीने की शुरुआत होगी। ईद उल फित्र का अर्थ होता है उपवास समाप्त करने का त्योहार। दुनिया भर के मुसलमान ईद के त्योहार को चिन्हित करने के लिए शव्वाल के पहले दिन सुबह विशेष प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार रमजान का महीना चांद कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना होता है, जिसके दौरान पैगंबर मोहम्मद की पवित्र पुस्तक कुरान का खुलासा हुआ था, यानी कि कुरान नाजिल हुआ था। इसीलिए ईद रमजान के समय प्रार्थना और उपवास करने वालों के लिए अल्लाह की ओर से एक इनाम है। परंपराओं के अनुसार ईद उल फित्र शव्वाल के पहले दिन होता है। रमजान इस साल 13 अप्रैल से शुरू हुआ है, इसीलिए इस बार ईद 14 मई को मनाई जाएगी, यानी कि कल ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि रमजान महीने का अंत और ईद उल फित्र की सही तारीख चांद के
देखे जाने पर निर्भर करती है। भारत सहित अधिकांश देशों में मौलवियों की एक उच्च स्तरीय समिति है जो मीठी ईद का दिन तय करती है। भारत में चांद का दर्शन रुयत हिलाल समिति द्वारा घोषित किया जाता है। यह ईद मनाने का समय और तारीख देश से लेकर विदेश तक पर निर्भर करती है। कई देश ईद को उसी तारीख को मनाते हैं जिस दिन सऊदी अरब में मनाया जाता है। दोस्तों, नीतीश सरकार गांव में संविदा पर डॉक्टरों की बहाली करेगी। इसके लिए 2580 पदों के लिए मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। ये नियुक्तियां राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से 9 उत्तीर्ण MBBS अभ्यर्थियों के लिए होगी। इन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्त होना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रतिमाह 65,000 मानदेय मिलेगा। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के बीच ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मोहर लग गई है। अब जल्द ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों, उत्तर बिहार में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। यह वहीं अगले 2-3 दिनों तक वर्षा की संभावना बनी रहेगी। यह कहना है मौसम विभाग का। अगले 16 मई तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने कही है। जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वानुमानित अवधि में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। यह अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना बनी रह सकती है। उसके बाद मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करने के लक्ष्य से सांसदों और मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया था। इनमें से बीजेपी के 2 MP निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार MLA बने हैं, लेकिन बीजेपी बंगाल में सरकार गठन करने में असफल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने 213 सीटों पर जीत हासिल करके तीसरी बार सरकार बनाई है। पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद क्या विधायक पद बरकरार रखेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। अब लगभग ये तय हो गया है कि ये दोनों ही MP विधायक पद छोड़ रहे हैं। यह जल्द ही विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने चर्चा के दौरान ये निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि ये दोनों ही बीजेपी के नेता फिलहाल सांसद हैं और विधायक पद के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। ऐसी स्थिति में MP और MLA में एक ही पद रख सकते हैं। जी हां, एक ही पद बरकरार रख सकते हैं। इन दोनों ही शुक्रवार को विधायक पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ही इनके विधायक पद छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण बिहार के जेलों में बंद कैदियों को राहत मिल सकती है। यह कम सजा वाले कैदियों को छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जेल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सब कुछ यदि ठीक रहा तो कम सजा वाले कैदी जमानत पर छोड़ दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल में कैदियों की भीड़ को कम किया जाए। पैरोल और अंतरिम जमानत को आधार बनाकर कैदी छोड़े जाएं। यह जमानत में 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में राज्य को पत्र भी लिखा है, जिसके आधार पर बिहार के मुख्य सचिव ने कार्रवाई का आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिया है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक कम सजा वाले कैदी पैरोल या फिर जमानत पर छोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH के पीकू वार्ड में चमकी बुखार के लक्षण के बाद भर्ती 4 में से 2 बच्चों में AES की पुष्टि हुई है। शिशु रोग डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि चमकी बुखार से पीड़ित होने पर मीनापुर चाको छपरा के 9 वर्षीय अमन कुमार और पूर्वी चंपारण के 2.5 वर्षीय आर्यन की चिकित्सा 4 दिन से की जा रही थी। यह दोनों में AES की पुष्टि की गई है। दोनों का इलाज डॉक्टर JP नारायण की यूनिट में चल रहा है। यह उसमें ब्लड शुगर कम था। इस साल SKMCH में 16 बच्चे में AES की पुष्टि हुई है। इसमें से 2 बच्चों की जान चली गई है। 10 बच्चे स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जाप कार्यकर्ता जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। मंगलवार की शाम बिहार के गया जिले के जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पप्पू यादव को सरकार रिहा नहीं करती है तब तक लॉकडाउन को तोड़कर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर करना ही पप्पू यादव का गुनाह है। नीतीश कुमार हिटलर है। उनके इशारे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस भेजी गई थी जैसे किसी बड़े अपराधी की गिरफ्तार की जा रही हो। सरकार अपने नाकामियों के उजागर होने से बौखला गई है।
दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर व्यापक रूप से फैली हुई है। इस दौरान कुछ दिन पहले ही कोरोना के 4 लाख दैनिक मामले सामने आए हैं। हालांकि 3 दिनों से मामलों में गिरावट है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक गुजर चुकी है और अब मामलों में गिरावट देखी जाएगी। हालांकि इस बीच एक सवाल सभी के मन में पैदा होता है कि महामारी की दूसरी लहर के तहत युवाओं में संक्रमण ज्यादा क्यों फैल रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि युवाओं में ज्यादातर संक्रमण दर होने के पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से युवा ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अचानक बाहर निकले और उस दौरान संक्रमण देश में मौजूद था, जिस वजह से वो संक्रमित हुए। दोस्तों, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं का काम विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार कराया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अप्रैल माह की रैंकिंग में नवादा जिले को सूबे में यानी कि बिहार में लगातार दूसरी बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरते भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए नवादा जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आहार पैन का जीर्णोद्धार, तालाब निर्माण, सार्वजनिक चापाकल और कुआं के किनारे सोख्ता निर्माण, सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन तथा चेक डैम निर्माण की योजना पर काम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अभी तक 72 आहार पैन तालाब की योजनाओं का जीर्णोद्धार कराया गया है। दोस्तों, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और कैमूर जिले के चैनपुर विधायक मोहम्मद जमा खान ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर 1 घंटे तक कैमूर जिले सहित बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान मरीजों के लिए बेड बनाने और फिर जरूरी सेवाओं को मुकम्मल रखने पर विशेष जोर दिया गया। मुलाकात की जानकारी देते हुए मंत्री जमा खान ने बताया कि कैमूर जिले में कोविड मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो दी जाएगी। मैंने खुद जिले के सभी अस्पतालों का दौरा किया है। भभुआ और मोहनिया में बेडों की संख्या कम थी, जिसे स्वास्थ्य मंत्री जी से कहकर बढ़ाया गया। मोहनिया के अस्पताल में हर बेडों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई गई है। फिलहाल इलाज में कोई परेशानी नहीं आ रही है। इसके अलावा दोनों मंत्रियों ने बिहार के कई अन्य अस्पतालों के हालात पर चर्चा की। दोस्तों, बाढ़ और कोरोना महामारी जैसी आपदा में दूसरे को घर घर जाकर खाना पहुंचाने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खुद भूखे हैं। मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना में दर्ज अपहरण के मामले में मंगलवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मधेपुरा कोर्ट ने एक 32 साल पुराने मामले में 14 दिनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि यह पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। लॉकडाउन का उल्लंघन तो लाखों लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव पर मुकदमा किया जा सकता है तो फिर सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था पर भी संबंधित अधिकारी पर भी FIR होनी चाहिए। हॉस्पिटल में लोगों की जान जा रही है, मां का गोद सुना हो रहा है। जनता या संवेदनशील नेता तो बोलेंगी ही। उसका यह मतलब नहीं है कि आप गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। अजित शर्मा ने कहा है कि अंग्रेज के जमाने में भी इस तरीके का तानाशाही नहीं होता था। पप्पू यादव को तुरंत छोड़ना चाहिए, उस पर मुकदमा चलाइए, लेकिन जेल से बाहर कर दीजिए। अगर कोई अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है, राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस मामले में कोई भी बोलता है, तो उसको जेल भेज देना उचित नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को कोरोना के समय राजनीति नहीं करने की नसीहत दे रहे नीतीश कुमार के खास सिपा सलाहकार सांसद ललन सिंह अपने क्षेत्र में फंस गए हैं। क्षेत्र के एक नेता ने ललन सिंह को खोज कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। एक पोस्टर जारी हुआ है जिसमें पूछा गया है कि MP साहब किस बिल में छिपे हैं। इसके बाद वीडियो मैसेज जारी करके ललन सिंह ने कहा है कि टुच्चे लोग उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वह घर में रहकर भी कोरोना की सेवा करने में लगे हुए हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद ललन सिंह के खिलाफ क्षेत्र में पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में पूछा गया है कि किस बिल में छिपे हैं सांसद महोदय। कोरोना से लोग मर रहे हैं और बुरी तरीके से डर गए हैं। लोग अपने आदतन लापता सांसद को बेसब्री से खोज रहे हैं, किस बिल में छिपे हो। पोस्टर में ललन सिंह को खोज कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार के विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद अगली सरकार की गठन की कोशिश शुरू हो गई है। नेपाल के मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। नेपाल की राष्ट्रपति विदा देवी भंडारी ने नई सरकार बनाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। राष्ट्रपति ने बहुमत साबित करने के लिए विभिन्न दलों को बृहस्पतिवार तक का वक्त दिया है। इस बीच सियासी दलों के बीच सरकार गठन के प्रयास तेज हो गए हैं। नेपाल में नई सरकार बनाने का निर्णय नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारियों के मंगलवार को मिलने के बाद लिया गया।
दोस्तों बिहार सीएसबीसी ने फायरमैन भर्ती लिखित परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है। जी हां, विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी करके इस बात की जानकारी दी है। जी हां, और कहा है कि बिहार अग्निमिशन विभाग में फायरमैन के पदों पर चयन करने के लिए आयोजित होने जा रही लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लिखित परीक्षा 6 जून आयोजित की जानी थी, जिसे राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। अभी एग्जाम की नई डेट की जानकारी नहीं दी गई है। जी हां, बिहार फायर सर्विस में फायरमैन के 2380 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू हुई थी। इसमें 1487 पद पुरुष तथा 893 पद महिला उम्मीदवार के लिए थे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। यह विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। G7 देशों की यह बैठक 11 से 13 जून के बीच कोर्नवाल में आयोजित होने वाली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में बतौर विशेष अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आभार जताते हैं, लेकिन कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला हुआ है कि वे इस सम्मेलन में खुद उपस्थित नहीं रहेंगे। दोस्तों मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में विपक्ष के कई दलों में भले ही एक राय नहीं हो, लेकिन एनडीए में शामिल बिहार के सभी दलों के नेताओं से उनको समर्थन मिल चुका है। जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी के बाद अब भाजपा और जेडीयू में भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठ गई है। जी भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन ने पूर्व सांसद की गिरफ्तारी को गलत बताया है। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे मुनाजिर हसन ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए कहा कि गिरफ्तारी तो सारण के डीएम और भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी की होनी चाहिए। हालांकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह कहा कि जनसेवा के नाम पर घटिया राजनीति करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी पूरी तरीके से सही है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार ने कहा कि आम लोगों की मदद में जुटे पप्पू यादव की गिरफ्तारी सही नहीं है। दोस्तों देश में कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार लोगों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है। यह महामारी और लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 10 दिनों के अंदर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज उपलब्ध कराया गया है। जी हां, योजना के शुरुआती 10 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख टन से अधिक अनाज वितरित किया जा चुका है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत महामारी के बीच गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सचिव ने कहा है कि विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2 महीनों के लिए लागू कर दिया है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के मान से अतिरिक्त खाद्यान्न यानी कि चावल गेहूं का एक अतिरिक्त कोटा प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों बिहार के गया जिला में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ पांव पसार रहा है। रोजाना सैकड़ों नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिन लोगों की जान जा रही है। गंभीर मरीजों के लिए निजी और सरकारी अस्पताल में व्यवस्था है, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि कोरोना मरीजों की हालात बिगड़ने पर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकारी प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन लेना काफी मुश्किल है। जी प्रक्रिया लंबी होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब 10 देश के लोग भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। जी हां, बोध गया कि एक निजी संस्था से जुड़े फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, यूएसए सहित 10 देशों के लोगों ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का जिम्मा उठाया है। अभी फिलहाल 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए हैं, जिसका खर्च विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी उठा रहे हैं। यह संस्था के निदेशक विवेक कुमार कल्याण ने इसको लेकर एक नियंत्रण कक्ष बनाया है, जहां मरीजों के परिजनों को डॉक्टर का पुर्जा और आधार कार्ड लेकर आने पर तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई जा रही है। यह मरीज सिलेंडर स्टॉक ना कर ले, इसके लिए उनसे सिक्योरिटी मनी भी ली जाती है। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रही है। इस महामारी में ड्यूटी करना कर्मचारियों के लिए आसान नहीं है। बहुत से कर्मी ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो कई कर्मियों की कोरोना संक्रमण से जान भी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नीतीश सरकार कोरोना ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देगी। इसको लेकर गृह विभाग की ओर से सूचना जारी कर दिया गया है। इससे इन कर्मियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि नीतीश सरकार कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या फिर
पर्यवेक्षक और पुलिस अधिकारियों और जवानों को विशेष प्रोत्साहन राशि देगी। जिनका वेतन स्तर 6 या फिर उससे ऊपर है उन्हें प्रतिदिन 600 रुपए दिए जाएंगे। खबर के अनुसार जिन कर्मियों वेतन स्तर 5 या फिर उससे कम है उन अधिकारियों और कर्मियों के लिए ये प्रतिदिन के हिसाब से 400 रुपए दिया जाएगा। यह सरकार के इस ऐलान से कोरोना ड्यूटी करने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के कारण आर्थिक जगत में उथल पुथल से शेयर बाजार को कम झटका लगा है। राहत की बात यह है कि गिरावट का माहौल नहीं बन पाया। इस वजह से बिहार में अभी प्रतिदिन लगभग 400 करोड़ रुपए की ट्रेंडिंग हो रही है। जहां निवेशकों को नुकसान की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पुराने निवेशक दिलचस्पी के साथ जमे हुए हैं, नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं। कोरोना काल में निवेशक की उम्मीद शेयर बाजारों से बनी हुई है। पिछले साल के कोरोना काल में आई भारी गिरावट जैसी स्थिति इस बार नहीं है। शेयर बाजार के जानकार सतीश चंद्र पहाड़ी ने बताया कि अब अधिकांश जगहों पर ऑनलाइन कारोबार होने लगा है। यहाँ उद्योगों को बंद नहीं किया गया है। सामानों की बिक्री भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हो रही है, यानी कि ऑनलाइन हो रही है। सीमित दायरे में भीड़ को नियंत्रण करने जैसे कदम उठाए गए हैं जिसका व्यापार पर बुरा असर नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।